हेलो दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम देख रहे हैं क्लास 7th का जो सोशल साइंस का बुक है, इसमें से चैप्टर नंबर 7 द गुप्ता एरा एंड एज ऑफ टायरलेस क्रिएटिविटी। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का ये थर्ड पार्ट होने वाला है और इस पार्ट में हम देखने वाले हैं ट्रैवलर्स अकाउंट ऑफ इंडियन सोसाइटी इन द गुप्ता एज, और नेक्स्ट पार्ट इसी में हम कंटिन्यू करेंगे ग्लिम्सेस ऑफ द गुप्ता एम्पायर। ये दो पॉइंट आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है मगर पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए फिर अब बिना वक्त गवाए शुरू करेंगे ट्रैवलर्स अकाउंट ऑफ इंडियन सोसाइटी इन द गुप्ता एज। इस पॉइंट को डिटेल में समझने के लिए अ ट्रैवलर्स अकाउंट ऑफ इंडियन सोसाइटी इन द गुप्ता एज। गुप्ता एज में, गुप्ता काल में भारतीय समाज का एक विवरण दिया है जो किसने किया था, एक ट्रैवलर ने किया था, मीन्स एक यात्री जो बाहर के देश से आया था इंडिया में और उसने इंडियन सोसाइटी के बारे में लिखा है। तो वो जो विवरण है अब यहाँ पे हम समझेंगे। तो क्या दिया, देखो यहाँ पे, चाइनीज ट्रैवलर फांसियान विजिटेड इंडिया इन द अर्ली 5th सेंचुरी CE। एक चाइनीज ट्रैवलर था फांसियान, उसने क्या किया, तो 5th सेंचुरी में 5th सेंचुरी की शुरुआत में उसने भारत की यात्रा की, वो भारत आया था। He set out on this long and difficult pilgrimage to visit sacred Buddhist sites, learn from renowned Indian scholars and collect manuscripts of Buddhist texts so he could take them back to China। अभी वो इंडिया क्यों आया था, इतनी लंबी जो यात्रा है, अंडरस्टैंड, इतनी लंबी और कठिन यात्रा जिसे हम बोल सकते हैं, उन्होंने क्यों की, टू विजिट सैक्रेड बुद्धिस्ट साइट। क्या करने के लिए, तो जो बौद्ध धर्म के पवित्र स्थल है उनको देखने के लिए वो यहाँ आया था, और लर्न फ्रॉम रिनाउड इंडियन स्कॉलर्स, और भारत के जो प्रसिद्ध ऐसे विद्वान हैं उनसे सीखने के लिए यहाँ वो आया था, और साथ ही साथ कलेक्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ बुद्धिस्ट टेक्स्ट सो ही कुड टेक देम बैक टू चाइना। और यहाँ पर आकर जो बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स है, ठीक है, बौद्ध ग्रंथ की जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है उसे एकत्र करने के लिए आया था ताकि वो उसे क्या कर सके, तो चीन ले जा सके। इसके लिए उसने इतनी बड़ी लंबी यात्रा की थी इंडिया में। ओके, फांसियान ने Fancian traveled extensively across India, observing her culture, governance and society, and recorded his experiences and observations for the people of his homeland। अब यहाँ पर आने के बाद में उसने क्या की, तो कई ऐसी क्षेत्रों की यात्रा की, अलग अलग जगह वो गया इंडिया में, यहाँ का कल्चर उसने देखा, इंडिया का कल्चर उसने ऑब्जर्व किया, गवर्नेंस, इंडिया की शासन व्यवस्था कैसी है ये उसने ऑब्जर्व किया, ओके, एंड सोसाइटी, और समाज का भी उसने अध्ययन किया। ठीक है, ध्यानपूर्वक ऐसा अध्ययन उसने इन सब चीज़ों का यहाँ पर आकर किया। एंड रिकॉर्डेड हिज एक्सपीरियंस, और ये सब जो उसके अनुभव है उसने क्या करे, इसे लिख कर रखे, अंडरस्टैंड, फॉर द पीपल ऑफ हिज होमलैंड। ये सब उसने क्यों लिखे ये सब अनुभव, ये टिप्पणियाँ उसके देश के लोगों के लिए इसने सब ये लिख के रखा। एंड फॉर अस टू, और हमारे लिए भी, सिंस हिज ट्रेवलॉग हैड सर्वाइव टू दिस डे। उसकी जो ये यात्रा है, यात्रा का विवरण है, वो आज तक क्या है, तो सुरक्षित है। ठीक है, अभी बिलो इज एन एक्सर्ट फ्रॉम हिज ट्रैवलॉग, नीचे एक उसके यात्रा का वृत्तांत का एक अंश दिया गया है। ठीक है, एक्सर्ट मीन्स अंश दिया गया है उसके ट्रैवलॉग का, वेयर ही रिकॉर्ड्स हिज ऑब्जर्वेशंस ऑफ द सोसाइटी इन द गुप्ता एरा। और उसमें उसने क्या लिखा है, तो उस यात्री ने, ओके, क्या नाम है उसका, फांसियान ने क्या लिखा है, तो गुप्त काल में जो समाज था उसके बारे में उसने क्या किया, तो उसका ऑब्जर्वेशन वहाँ पे उसने लिखा है, जो कुछ भी उसने देखा, अवलोकन किया, उसको उसने वहाँ पे लिख के रखा इंडियन सोसाइटी के बारे में ड्यूरिंग द गुप्ता एरा। द पीपल आर न्यूमरस एंड हैप्पी, लोगों की संख्या बहुत अधिक है, साथ ही साथ वे सुखी है, हैप्पी है। दे हैव नो नीड टू रजिस्टर हाउस होल्ड्स और अटेंड टू ऑफिशियल्स। यहाँ के जो लोग हैं उन्हें ना अपने घरों का पंजीकरण करना होता है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना होता है घरों का, और साथ ही साथ कोई भी सरकारी अधिकारियों के चक्कर लगाने नहीं पड़ते हैं लोगों को। दोज हु फार्म रॉयल लैंड पे अ पोर्शन ऑफ देयर ग्रेन्स, और ऐसे लोग जो क्या करते हैं, राजा की ज़मीन पर खेती करते हैं, उन्हें क्या करना होता है, तो उनकी अपनी उपज है उसका एक हिस्सा कर के रूप में देना होता है। ठीक है, पोर्शन ऑफ देयर ग्रेन्स, उन्हें कुछ ग्रेन्स देने होते हैं किसे, राजा को। द किंग्स गार्ड्स एंड अटेंडेंट्स हैव सैलरीज, राजा के जो अंगरक्षक है और सेवक है उनको वेतन दिया जाता है, सैलरी दी जाती है। द सिटीज आर द ग्रेटेस्ट इन द मिडल किंगडम, दैट इज द गंजेटिक प्लेन, एंड द इनहेबिटेंट्स आर रिच, प्रॉस्परस एंड प्रैक्टिस काइंडनेस एंड राइटनेस। अभी ये जो गंगा के मैदान है, गंजेटिक प्लेन जिसे बोला गया है, ओके, वहाँ के जो शहर है वो बहुत बड़े हैं
और यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं, इनहेबिटेंट्स, निवासी जिसे हम बोलते हैं, दे आर रिच, वो धनवान हैं। उसके बाद प्रॉस्परस मीन्स समृद्ध है, और प्रैक्टिस काइंडनेस एंड राइटनेस, वो क्या करते हैं तो दया और या साथ ही साथ धर्म का वो पालन करते हैं। राइटनेस मीन्स मॉरलिटी जिसे हम बोल सकते हैं, धर्म का वो पालन करते हैं। हेड ऑफ वैश्य फैमिलीज दैट इज मर्चेंट्स और ट्रेडर्स इस्टेब्लिश हाउसेज फॉर चैरिटी एंड मेडिसिन। अभी यहाँ पे और एक चीज़ बताइए, देखो जो वैश्य परिवार है उनके जो मुखिया है, अभी ये जो वैश्य समाज था एक, ओके, उनकी जो फैमिलीज है, उनके जो हेड है, अंडरस्टैंड, उनके मुखिया जिसे बोल सकते हैं मर्चेंट और या फिर ट्रेडर्स, वैश्य मीन्स मर्चेंट्स और ट्रेडर्स, ये क्या बनवाते हैं तो ये दान करते हैं दवाइयों के लिए, उन्होंने भवन बनवाते हैं, वो दवाइयाँ भी देते हैं, मेडिसिन देने के लिए, चैरिटी के लिए वो बड़े बड़े भवन बनवाते हैं, हाउसेस बनवाते हैं। कौन? वैश्य फैमिलीज के हेड। द पुअर, ऑर्फन्स एंड सिक आर केयर फॉर, डॉक्टर्स प्रोवाइड ट्रीटमेंट एंड द नीडी रिसीव फूड एंड मेडिसिन। अभी यहाँ पे और एक चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, जो गरीब है, अनाथ है, ऑर्फन मीन्स अनाथ, और बीमार जो है, सिक जिसे हम बोलते हैं, उनकी देखभाल की जाती है। ठीक है, इनकी देखभाल की जाती है, डॉक्टर्स इलाज करते हैं, डॉक्टर्स प्रोवाइड ट्रीटमेंट एंड नीडी रिसीव्ड फूड एंड मेडिसिन, और जो ज़रूरतमंद है उनको भोजन तथा दवाइयाँ भी दी जाती है। ठीक है। The city has many wealthy Vaishya elders and foreign merchants with beautiful homes. अभी इस नगर में अनेक ऐसे रिच, वेल्दी, धनी वैश्य बुजुर्ग रहते हैं, फॉरेन मर्चेंट्स मीन्स विदेशी व्यापारी रहते हैं, और इनकी जो घर है वो कैसे है तो बहुत सुंदर है, वेल्दी, इनके घर ब्यूटीफुल होम है उनके पास। द लेन्स आर केप्ट इन गुड ऑर्डर, और ये जो गलियां है वो साफ सुथरी और व्यवस्थित, सुव्यवस्थित रखी जाती है, ऐसा रिकॉर्ड में लिखा गया है। देखो किसके, रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्टिक किंगडम, इसमें इससे हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, आगे क्या दिया देखो, एक्सर्ट फ्रॉम हिस्टोरिकल अकाउंट्स लाइक Fanzian are valuable source, but they reflect only the writer's perspective and focus at one point in time and for a limited portion of the society they describe. अभी ये जो फेंजियान जैसे जो यात्री है, इनकी जो ऐतिहासिक विवरण है ये महत्वपूर्ण स्रोत है, वैल्यूएबल सोर्स है वो, बट लेकिन दे रिफ्लेक्ट ओनली द राइटर्स परस्पेक्टिव, इसमें केवल लेखक का अपना दृष्टिकोण आपको दिखाई देगा, एंड फोकस एट वन पॉइंट इन टाइम, और ये जो लेखक है वो उनका अपना दृष्टिकोण है और किसी एक समय की स्थिति को बताने का काम कर रहे हैं वो, एंड फॉर अ लिमिटेड पोर्शन ऑफ द सोसाइटी द डिस्क्राइब, और क्या किया तो समाज की जो सीमित ऐसे हिस्से है उस पर उन्होंने ध्यान दिया है, बाकी चीज़ों पर नहीं, उनका खुद का पर्सपेक्टिव है और एक पॉइंट पर, एक समाज की एक ही साइड पर उन्होंने देखने का काम किया, उसके बारे में उन्होंने लिखा है। लेट अस नॉट हाउएवर forget that elsewhere in his travelogue, Fanzian also described the harsh treatment of the Chandalas, who were regarded as outcasts and lived outside the city limits. अभी हमें ये भी भूलना नहीं चाहिए कि उसका जो वृत्तांत है, यात्रा का वृत्तांत विवरण, उसमें क्या क्या है तो उसका जो दूसरा एक ट्रैवलॉग है उसमें उसने क्या लिखा है देखो, वो बोलता है कि उसने वहाँ पे लिखा है कि उसने डिस्क्राइब किया कि एक हार्श ट्रीटमेंट दी जाती थी किसी चांडालों को। फांजियान ने चांडालों के बारे में लिखा है जहाँ पे उनके साथ कठोर ऐसा व्यवहार किया जाता था, इसका भी वर्णन उसने किया है। और ये जो चांडाल्स थे दे वर रिगार्डेड एज आउटकास्ट। अभी आउटकास्ट मीन्स बहिष्कृत जिसे हम बोल सकते हैं, समवन हु हैज़ बीन रिजेक्टेड फ्रॉम द सोशल एंड कल्चरल ग्रुप्स, ऐसे लोग, वे लोग जिन्हें क्या किया जाता है सामाजिक और सांस्कृतिक समूह से बाहर कर दिया जाता है, दैट इज आउटकास्ट। अंडरस्टैंड? इन दिस केस, इस केस में, इस संदर्भ में, अ कैटेगरी और पीपल कंसिडर सोशली टू लो टू बी पार्ट ऑफ वर्ना सिस्टम। ऐसे इस संदर्भ में आप देख सकते हैं कि ऐसे लोग जिन्हें समाज में निम्न स्तर का माना जाता है और उन्हें वर्ण व्यवस्था का हिस्सा नहीं समझा जाता है। ये जो चांडाल है इनको बहुत बुरी तरह से ट्रीटमेंट दी जाती थी क्योंकि उन्हें आउटकास्ट समझा जाता था, उन्हें बहिष्कृत समझा जाता था, ठीक है, माना जाता था। और वो कहाँ रहते थे? दे लिव्ड आउटसाइड द सिटी लिमिट्स, वो सीमा के बाहर, शहर की सीमा के बाहर वो रहते थे। अंडरस्टैंड? आगे क्या दिया देखिए नेक्स्ट पैसेज में, जस्ट एज यू मे हैव परसीव्ड द एक्सर्ट फ्रॉम फेंजियांस ट्रैवलॉग डिफरेंटली फ्रॉम योर फ्रेंड्स, अ ग्रुप ऑफ हिस्टोरियंस में एग्जामाइन द सेम सोर्स एंड ड्रॉ वेरिड इंटरप्रिटेशंस फ्रॉम इट। जैसे आपने क्या किया तो ये जो फेंजियान है उसका ये जो विवरण देखा आपने, यात्रा विवरण, इससे इसके जो अंश है, इसके अंश को अपने मित्र से
आपने क्या किया था, अलग तरह से समझा होगा। वैसे ही क्या करते हैं, तो इतिहासकार का भी एक समूह भी उसी स्रोत का अध्ययन करके उसे अलग अलग निष्कर्ष निकाल सकता है। मीन्स हम अलग अलग तरीके से इसके निष्कर्ष निकाल सकते हैं। जैसे हम अपने दोस्तों के साथ क्या कर रहे हैं, इसका अलग तरह से उसे समझ रहे हैं, वैसे ही इतिहासकार भी वैसे इसका अध्ययन करके क्या करते हैं, तो अलग अलग निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ठीक है। हिस्टोरियंस देन लुक एट मोर सोर्सेस टू कोरोबोरेट देयर अंडरस्टैंडिंग। अब इतिहासकार क्या करते हैं, अपनी समझ की पुष्टि के लिए वो अन्य स्रोतों को भी देखते हैं, बाकी सोर्सेस को वो भी स्टडी करते हैं, उसे भी देखते हैं, उसे भी समझते हैं। दिस रिमाइंड्स अस ऑफ द नीड टू एसेस मल्टीपल सोर्सेस, पर्सपेक्टिव्स एंड इंटरप्रिटेशंस बिफोर ड्राइंग कंक्लूजन। ओके, यह हमें याद दिलाता है, दिस रिमाइंड्स अस, ये हमें याद दिलाता है कि द नीड टू एसेस मल्टीपल रिसोर्सेज, क्या याद दिलाता है कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें क्या करना चाहिए, तो अनेक ऐसे स्रोत को एसेस करना चाहिए, उसे देखना चाहिए। पर्सपेक्टिव, दृष्टिकोणों को अपने देखना चाहिए। इंटरप्रिटेशन मीन्स व्याख्याओं का भी हमने मूल्यांकन करना आवश्यक है, ये हमें इससे समझ में आता है। ठीक है, आगे दिया देखो, ये जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है दैट इज द ग्लिम्सेस ऑफ द गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर, जो गुप्त साम्राज्य है, उसकी कुछ झलकियाँ। ठीक है, सबसे पहली झलक गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, शासन और प्रशासन के बारे में हम समझेंगे, गुप्ता डायनेस्टी या फिर गुप्ता एम्पायर के बारे में। लेट अस ऑब्जर्व द मैप इन फिगर 7.8। 7.8 का जो मैप दिया है उसे हमें देखना है। 7.8 मैप नीचे शायद ये ऊपर है देखो। ग्लिम्सेस ऑफ द गुप्ता एम्पायर, गुप्ता एम्पायर की झलकियाँ जिसे हम बोल सकते हैं, ग्लिम्सेस, कुछ समझेंगे उसके बारे में। तो शुरुआत करेंगे हम गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन से, शासन और प्रशासन। तो लेट अस ऑब्जर्व द मैप इन फिगर 7.8। आपके सामने मैप मैंने आपके स्क्रीन पे लगाया है कि आप 7.8 वाला मैप देख लीजिए एक बार। तो आप नोटिस करेंगे कि मेनी किंगडम्स को एग्जिस्ट ड्यूरिंग द सेम पीरियड। बहुत सारे जो किंगडम्स थे, बहुत सारे जो राज्य थे, एक साथ वहाँ पे मौजूद थे जब गुप्ता एम्पायर था तब। सम ऑफ देम मे हैव बीन एट वॉर विथ ईच अदर इन देयर एम्बिशन टू एक्सपांड देयर कंट्रोल। और ये जो राज्य थे वो क्या करते थे, आपस में युद्ध करते थे। क्या करने के लिए, अपना जो राज्य का क्षेत्र का विस्तार है उसे बड़ा बनाने के लिए, एक्सपांड करने के लिए एक दूसरे से वो युद्ध करते थे। रिकॉल व्हाट वी सॉ अर्लियर अबाउट कौटिल्याज आइडिया ऑन रूलिंग अ किंगडम। अभी आपको थोड़ा सा याद करना होगा कि कौटिल्य का जो राज्य शासन से जुड़े जो विचार है उसके याद करना है, जिसमें उन्होंने क्या बताया था, ही एडवाइज्ड रूलर्स, उन्होंने शासकों को सलाह दी थी टू फॉर्म अलायंस। ओके, क्या करो, तो गठबंधन करो, मित्रता करो, एज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ सप्तंगा। जो सप्तंगा का सिद्धांत है उसमें से एक अंग है गठबंधन का, वो बनाया। ऐसा किसने बताया था, तो कौटिल्य ने ये बताया था। ठीक है, न्यू किंग्स एंड न्यू टाइटल्स, नए राजा और नई उपाधियाँ। इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स प्रोवाइड वैल्यूएबल इंसाइट्स इनटू द टाइटल्स अडॉप्टेड बाय गुप्ता रूलर्स। जो इंस्क्रिप्शन है, अभिलेख है और सिक्के हैं गुप्ता शासकों के, उन्होंने कौन सी क्या बोल सकते हैं उसे हम, उपाधियाँ दी है, उसके बारे में हमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलती है। ठीक है, जैसे कि जो गुप्ता एम्पायर के जो एम्पायर्स थे, रूलर्स थे, उन्होंने क्या किया, तो सबसे पहले महाराजाधिराज, सम्राट, चक्रवर्ती, ये सब उपाधियाँ उन्होंने खुद के लिए यूज़ की है। ठीक है, और ये जो उपाधियाँ है, दिस टाइटल्स रिफ्लेक्टेड देयर क्लेम टू सुप्रीम अथॉरिटी एंड एम्फसाइज देयर सुपीरियरिटी ओवर अर्लियर रूलर्स हु यूज सिंपलर टाइटल लाइक राजन एंड महाराजा। अभी ये जो उपाधियाँ है उनके सर्वोच्च अधिकार मीन सुप्रीम अथॉरिटी को दिखाने का काम कर रहे हैं, वो सुप्रीम अधिकार उनके पास है, ये दावे को दर्शाती है ये सब उपाधियाँ। और ये उपाधियाँ ये भी बताती है कि वो क्या थे, तो वो जो रूलर्स थे वो स्वयं को श्रेष्ठ मानते थे, और उनके पहले के जो राजा थे वो सरल सादी उपाध्याय का यूज़ करते थे, जैसे कि राजन और महाराज। तो वो ये जो राजन और महाराज उपाध्याय यूज़ करने वाले, उनसे भी हम श्रेष्ठ है ऐसे बताने के लिए ये जो नए राजा थे वो क्या करते थे, इन सब उपाधियों का यूज़ करते थे। ठीक है, आगे दिया देखो, द गुप्ता रूलर्स यूज वेरियस स्ट्रैटेजीज इंक्लूडिंग मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, डिप्लोमेसी एंड अलायंस टू एक्सपांड एंड कंसोलिडेट देयर वास्ट एम्पायर। अभी ये जो गुप्ता शासक थे वो उन्होंने क्या किया, अपना जो विशाल साम्राज्य है उसका विस्तार करने के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज अपनाई, अलग अलग तरीक़ों को उन्होंने यूज़ किया, जिसमें आप देख सकते हैं कि मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, सैन्य विजय,
डिप्लोमेसी मीन्स कूटनीति, ठीक है, अलायंस मीन्स गठबंधन, ये सब उसमें शामिल थे। क्या करने के लिए? अपना जो विशाल साम्राज्य उसका विस्तार करने के लिए, उसे मजबूत बनाने के लिए ये सब चीज़ों का, इन सब तरीकों का उन्होंने इस्तेमाल किया था। द लास्ट मेथड इंक्लूडेड मैट्रिमोनियल अलायंस, और इन सब तरीकों में से जो एक महत्वपूर्ण तरीका था वो क्या था? तो वैवाहिक संबंध, मैट्रिमोनियल अलायंस। अ वेल नोन एग्जाम्पल इज दैट प्रभावती गुप्ता, इसका एक प्रसिद्ध ऐसा उदाहरण है, देखो प्रभावती गुप्ता का, डॉटर ऑफ चंद्रगुप्ता टू, जो कि चंद्रगुप्ता टू की क्या थी? पुत्री थी, डॉटर थी। हु वॉज मैरिड टू अ प्रिंस ऑफ वाकाटक किंगडम, उसका विवाह क्या था? तो दक्षिण में जो राज्य था, किंगडम था, उनके पड़ोसी राज्य जिसका क्या, जिसे बोला गया वाटाकाटा किंगडम, उनके प्रिंस के साथ, राजकुमार के साथ उनका विवाह हुआ था। ठीक है, क्या नाम उस प्रभावती गुप्ता का? शादी करा दी गई थी वाटाकट के प्रिंस राजकुमार के साथ में हुआ था। ठीक है, ट्रेजिकली द वाटाकाटा प्रिंस डाइड अर्ली, मगर दुर्भाग्यवश क्या हो गया? तो वाटाकाटा का जो राजकुमार है, वाकाटक का जो राजकुमार है, वो जल्दी ही उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, मेकिंग हर द रीजेंट रूलर ऑफ द किंगडम, जिससे प्रभावती गुप्ता उस राज्य की क्या बन गई? तो रीजेंट शासिका बन गई, मीन्स संरक्षिका बन गई। रीजेंट रूलर का मतलब क्या है, ये सबसे पहले समझेंगे। देखो, प्रतिनिधि शासक हम उसे बोल सकते हैं। अ रीजेंट टेम्पररी गवर्न अ किंगडम फॉर अ मोनार्क अनेबल टू डू सो अंटिल दे कैन, वो एक ऐसी व्यक्ति जो किसी राजा की असमर्थता की स्थिति में उसके सक्षम होने तक राज्य को क्या कर रही है? तो चलाने का काम करती है, शासन करने का काम करती है, उसे रीजन रूलर बोला जाता है। प्रतिनिधि शासक, इसे एक प्रॉपर वर्ड हम उसे देख सकते हैं। तो वाकाटक के प्रिंस की डाइट हो गई, इसकी वजह से वो रीजन रूलर बन गई। ओके, जिसमें क्या हो सकते हैं? प्रतिनिधि शासक वो बन गई थी। ठीक है, ड्यूरिंग हर रीगन शी इंश्योर्ड दैट द टाइज बिटवीन द वाकाटकास एंड द गुप्तास रिमेन स्ट्रॉन्ग। अंडरस्टैंड, जब वो रूल कर रही थी, उसने अपने शासनकाल के दौर में क्या किया? तो उसने ये सुनिश्चित किया कि वाकाटकों का और गुप्ता जो है उनके बीच संबंध कैसे रहे? मजबूत रह सके, इसलिए उसने काम किया। वन ऑफ हर इंस्क्रिप्शंस डिस्क्राइब हर एज अ मदर ऑफ टू किंग्स, एक जो अभिलेख है उसमें उन्हें दो राजाओं की माता कहा गया है। ठीक है, रेफरिंग टू हर टू सन्स हु असेंडेड द वाकाटका थ्रोन। अंडरस्टैंड, यह उनके उन दो पुत्रों की ओर संकेत करता है जो वाकाटक राज्य के सिंहासन पर बैठे थे। ओके, एज अ डिवोटी ऑफ विष्णु like her father, Prabhavati is also associated with the construction of 7 temples dedicated to this god and his avatar. अपने पिता की तरह प्रभावती भी क्या थी? तो विष्णु की उपासक थी। और प्रभावती का संबंध क्या होता है? तो जिसे देख सकते हैं हम कि एसोसिएट वो है, शी इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ 7 टेम्पल्स। प्रभावती ने क्या किया? तो विष्णु के अवतारों को समर्पित 7 मंदिरों का निर्माण भी किया, और उनका नाम इससे जोड़ा जाता है विष्णु के 7 मंदिरों को बनाने के लिए। 7 अलग अलग अवतारों के मंदिरों को बनाने के लिए उनका नाम जोड़ा जाता है। ठीक है, सम ऑफ दीज टेम्पल्स आर इन रामगिरी, रामटेक हिल इन प्रेजेंट डे महाराष्ट्र। इनमें से कुछ मंदिर आज भी कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में स्थित जो रामगिरी है, अंडरस्टैंड, रामटेक की पहाड़ी वहाँ पर है महाराष्ट्र में। ठीक है, आगे क्या दिया? देखो, एक चित्र है 7.9 वाला, द केवला नरसिम्हा टेम्पल डेडिकेटेड टू नरसिम्हा। केवला नरसिम्हा मंदिर जो डेडिकेटेड है किससे? तो अवतार नरसिंह को समर्पित है। ये वन ऑफ द अवतार ऑफ विष्णु, ये नरसिम्हा जो है वो एक अवतार है किसे? विष्णु के, तो उसे समर्पित है। आप देख सकते हैं इमेज में। अकॉर्डिंग to some historians, this temple was constructed by Prabhavati Gupta's daughter in her memory. इस मंदिर का निर्माण, इतिहासकारों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण प्रभावती गुप्ता की जो याद है, उनकी याद में उनकी पुत्री द्वारा, उनकी जो बेटी है उसने वो करवाया था। किसका? ये नरसिम्हा टेम्पल को बनाने का काम प्रभावती की लड़की ने वो किया था उनकी याद में। ठीक है, आगे क्या दिया? देखिए, हमें कुछ खोजना है। लेट एक्सप्लोर। ऑब्जर्व द पेंटिंग ऑफ प्रभावती गुप्ता सिटिंग इन हर कोर्ट। देख सकते हैं कि प्रभावती जो है वो दरबार में बैठे हुए एक चित्र है। टेक नोट ऑफ डिटेल्स, हर अटायर, पोस्चर, द पीपल अराउंड हर एंड द सेटिंग ऑफ द कोड। उसके वस्त्र, बैठने की मुद्रा आप देख सकते हैं, उसके आसपास मौजूद लोग और दरबार का वातावरण पर आप ध्यान दे सकते हैं। ठीक है,
What do these elements tell you about her life, role and the time she lived in? ये सभी जो बातें हैं उनकी जीवन, उनकी जो भूमिका, रोल और उस समाज, उस समय के जो समाज, उसके बारे में हमें क्या बताती है. ठीक है. डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन इन ग्रुप एंड शेयर योर इनसाइट विथ योर क्लास. आपको ग्रुप में डिस्कस करना है और आपके विचार सब क्लास के सामने बताने हैं. और एक चित्र दिख रहा है 7.10. एन आर्टिस्ट रीइमेजिनेशन ऑफ प्रभावती गुप्ता सिटिंग इन हर कोर्ट. प्रभावती गुप्ता को उनके दरबार में बैठे हुए दर्शाया गया है. एक कलाकार ने एक कल्पित ऐसा चित्र बनाया है. ठीक है. दरबार में वो बैठी है, आप देख सकते हैं किस तरह से. आगे दिया देखो, द गुप्ता एम्पायर हैड अ वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. गुप्ता साम्राज्य जो है वो उनकी प्रशासकीय व्यवस्था एक अच्छी तरह से संगठित थी. वेल ऑर्गेनाइज, संगठित ऐसी थी वो. ठीक है. एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, प्रशासकीय व्यवस्था. Instead of controlling everything from a central authority, they divided the empire into provinces and granted land to local rulers, priests and chieftains. पूरे शासन को केवल केंद्रित सत्ता से नियंत्रित करने के बजाय उन्होंने क्या किया था, तो साम्राज्य को प्रांतों में बांट दिया. मीन्स प्रोविंसेस में बांट दिया साम्राज्य को पूरे. और स्थानिक जो प्रशासक है, पुजारी है और सरदारों को भी क्या कर दी उन्होंने, भूमि दान कर दी, ग्रांट कर दी, दे दी जमीनें. ठीक है. किसने? गुप्ता एम्पायर ने. दिस लैंड ग्रांट्स वर केयरफुली इंस्क्राइब ऑन कॉपर प्लेट टू कीप एक्यूरेट रिकॉर्ड्स, मेनी ऑफ विच हैव बीन डिस्कवर्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट इन रिसेंट टाइम. अभी इन भूमि की, ये जो भूमि दान की, इसका सही रिकॉर्ड रखने के लिए उन्हें क्या किया, तो जो कॉपर प्लेट से, तांबे की जो पट्टियां है, ताम्रपत्र उन्हें बोला जाता था, उन पर इसे अंकित किया गया, उन पर इंस्क्राइब किया गया ये जो लैंड ग्रांट दी है उनके बारे में. ठीक है. और ऐसे जो ताम्रपत्र है, हाल ही में जो क्या बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट है, उनके द्वारा वो खोजे गए हैं. दिस सिस्टम हेल्प इंश्योर प्रॉपर टैक्स कलेक्शन. ये जो व्यवस्था थी, इसका फ़ायदा ये हुआ कि जो कर है वो सही तरह से वसूलने जाने लगी. ठीक है. एंड अलाउड द गुप्ता रूलर्स टू गवर्न इफिशिएंटली. और एक चीज़, जो गुप्त शासक थे उनको कुशलता से शासन वो कर सके बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम. ठीक है. वाइल स्टिल गिविंग लोकल लीडर्स सम कंट्रोल ओवर देयर रीजन्स. और साथ ही स्थानीय जो नेता है उनको अपने क्षेत्रों पर कुछ नियंत्रण भी मिला. ठीक है. बेनिफिशियली बहुत ही अच्छा ये सिस्टम उन्होंने बनाया था. थ्राइविंग ट्रेड मीन्स समृद्ध व्यापार. द प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ गुप्तास वॉज लैंड टैक्स. गुप्ता की जो मुख्य आय थी, मुख्य स्रोत जो था वो क्या था, तो लैंड टैक्स, भूमि पर कर. ये उनकी बेसिक या फिर मेन क्या थी, तो प्राइमरी सोर्स था, मुख्य स्रोत था. ठीक है. इनकम का. अदर सोर्सेस इंक्लूडिंग फाइन्स, टैक्सेस ऑन माइंस, इरिगेशन, ट्रेड एंड क्राफ्ट. और अन्य जो स्रोत थी उसमें क्या, तो फाइन्स मीन जुर्माने, टैक्सेस ऑन माइंस खानों पर क्या कर लगाना, माइंस पर कर लगाना, इरिगेशन में सिंचाई, ट्रेड मीन्स व्यापार और क्राफ्ट मीन्स हस्तशिल्प, ये शामिल थे. इससे भी उन्हें सोर्स मिलता था, इससे भी उन्हें क्या मिलता था, तो इनकम होता था. ठीक है. दिस रेवेन्यू वॉज यूज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, मेंटेनिंग द आर्मी, बिल्डिंग टेम्पल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सपोर्टिंग स्कॉलर्स एंड आर्टिस्ट. अब ये जो पूरी आय है, रेवेन्यू है, इसका उपयोग किसके लिए करते थे, वो यूज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन चलाने के लिए, मेंटेनिंग द आर्मी, सेना को संभालने के लिए, उनको मेंटेन करने के लिए, मंदिर बनाने के लिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके निर्माण के लिए भी इस रेवेन्यू का यूज़ किया जाता था, इस आय का यूज़ किया जाता था. एंड सपोर्टिंग स्कॉलर्स एंड आर्टिस्ट, और विद्वान और कलाकार हैं, इनके समर्थन के लिए इसका यूज़ किया जाता था, इन सब रेवेन्यू का, इन सब पैसों का, इन सब आय का. एज वी सी वंस अगेन. ठीक है. जैसे कि हम फिर से देखते हैं. फॉर सच एन एम्पायर to sustain itself, it had to promote a vibrant internal and external trade. इसे बड़े जो साम्राज्य है उनको बनाए रखने के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल मीन्स आंतरिक और बाहरी व्यापार को बढ़ावा देना आवश्यक था. इन द गुप्ता एरा, गुप्ता काल में, गुप्ता एरा में, उस टाइम में इंडिया ट्रेडेड विद द मेडिटेरियन वर्ल्ड. भारत जो था वो भूमध्य सागरीय देशों से ट्रेड करता था. ठीक है. साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना, दक्षिण पूर्व एशिया और चाइना के साथ भारत का व्यापार होता था इस टाइम पीरियड में, गुप्ता एरा के टाइम पे. एक्सपोर्ट इन टेक्सटाइल्स, स्पाइसेस, आइवरी एंड जेमस्टोन्स. अभी यहाँ से इंडिया से क्या निर्यात किया जाता था, तो टेक्सटाइल मीन्स वस्त्र, मसाले, आइवरी मीन्स हाथी दांत और जेमस्टोन्स मीन्स रत्न निर्यात किए जाते थे उस टाइम में.
द इंडियन ओशियन ट्रेड नेटवर्क कनेक्टेड इंडियन पोर्ट टू डिस्टेंट मार्केट। जो भारतीय हिंदी महासागर का जो व्यापारिक नेटवर्क है वो भारत की जो बंदरगाह है, पोर्ट है, उनको दूर दराज के जो बाज़ार है उनसे जोड़ने का काम ये पोर्ट करते थे, भारतीय बंदरगाह करते थे। और इसके लिए हिंदी महासागर का व्यापारिक नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है। वन सिग्निफिकेंट स्टॉप ऑन द वे टू द मेडिटेरियन मार्केट वॉज सोकोत्रा आइलैंड, स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड इन द अरेबियन सी। अभी जो अरेबियन सी है उसमें एक इम्पॉर्टेंट, स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट, रणनीतिक रूप से इम्पॉर्टेंट क्या था, तो एक आइलैंड था जिसका नाम है सोकोत्रा। और मेडिटेरियन मार्केट की तरफ जाने वाले जो मार्ग है इस पर ये आता था सोकोत्रा आइलैंड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था ये अरेबियन सी में। तो इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिए। देखो, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस बताते हैं कि पॉटरी मीन्स मिट्टी के बर्तन, इंस्क्रिप्शंस इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे गए शिलालेख, डिजाइन सच एज बुद्धिस्ट स्तूपा स्तूप जैसे डिजाइन, ओके, हैज एस्टैब्लिश द प्रेजेंस ऑफ इंडियन ट्रेडर्स देयर। इससे सिद्ध होता कि कई सदियों तक भारतीय व्यापारी वहां पे उपस्थित रहे थे, वो सोकोत्रा आइलैंड में। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम ट्रेडर्स, इसके अलावा, ठीक है, इजिप्ट, अरेबिया, रोम एंड ग्रीस, इसके अलावा मिस्र, ठीक है, इजिप्ट जिसे कहा जाता है, अरेबिया मीन्स अरब, रोम एंड ग्रीस मीन्स यूनान, ये व्यापारी भी वहाँ पे आते थे उस सोकोत्रा आइलैंड पे। ठीक है, इससे साबित होता है ये सब चीज़ें, जो पॉटरी इंस्क्रिप्शन मिले हैं इसकी वजह से इंडियन व्यापारी वहाँ पे जाते थे, ये भी इसके एविडेंस मिलते हैं। दिस स्मॉल आइलैंड कैरीज एविडेंस ऑफ द रिच कल्चरल एक्सचेंज द ट्रेड प्रोमोटेड इन इंडियन ओशियन। ये जो छोटा सा द्वीप है इससे इस बात का प्रमाण है कि हिंदी महासागर में जो व्यापार के माध्यम से समृद्ध सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ करता था, ये भी इससे हमें समझ में आता है। ठीक है, आई होप आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ में आ गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे न्यू आइडियाज एंड वंडर्स द क्लासिकल एज। इस पॉइंट को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। देखते रहिए सुबोध फाउंडेशन हिंदी, ये अपना यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।